7 मार्च 2006 दिन मंगलवार, शाम का समय जब वाराणसी का संकट मोचन मंदिर हर दिन की तरह हजारों भक्तों से भरा हुआ था। अचानक बम धमाकों से दहल उठा। इस हमले में मृतक और घायलों के शरीरों के अंग दूर-दूर जाकर गिरे थे। किसी का पैर, किसी का हाथ। उस समय जिस समय यहाँ ब्लास्ट हुई थी ना, उस समय आदमी के चिथड़े इतने बड़े बड़े उड़ करके वो झंडे देख रहे मेरे, वो झंडे के पास चले गए थे। इतने चिथड़े उड़े थे और उस समय बहुत दुख हुआ था। बम धमाके इतने घातक थे कि क्षेत्र में भूकंप के से कंपन अनुभव किए गए। इसके कुछ देर बाद ही वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी बम धमाका हुआ। आतंकियों ने 2 बम विस्फोट, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये आतंकी हमला हरकत उल जिहाद अल इस्लामी ने भारत के आतंकियों के साथ मिलकर किया था। कि यहीं से थोड़ी दूरी पर अगर जाएंगे ना तो मार्च 2006, 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर पर भी आतंकी हमला हुआ था। थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन, वहां पर भी आतंकी हमला हुआ था। एक दिन में 28 लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों ने। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वाराणसी में, गोरखपुर में, यहां दशाश्वमेध घाट में, यहां 5 लोगों की मौत हुई थी। योजना पूरी काशी को बमों से थर्राने की थी। इन हमलों के बाद 6 जिंदा बम मिले, जो किसी टेक्निकल एरर के कारण फट नहीं पाए थे। ये जिंदा बम हिंदू श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ के बीच से मिले थे। यदि ये फटते तो सैकड़ों लोगों की जान जाती। फिर से वर्ष 2010 में काशी में आतंकियों ने बम विस्फोट करके निर्दोष लोगों को मारा। 7 मार्च 2006 के हमले में आतंकी मोहम्मद बलीउल्लाह पकड़ा गया, पर बनारस के वकीलों ने बलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से मना कर दिया और तब केस वाराणसी से गाजियाबाद ट्रांसफर किया गया। उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार थी, पर 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बम विस्फोट करने वाले इन आतंकियों का बड़ा हाथ था, जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। और इन आतंकवादियों का आगे क्या हुआ, इसे भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। 22 मई 2007 गोरखपुर के विभिन्न स्थानों पर 3 सिलसिलेवार बम धमाके किए गए और इन बम धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन, एक इस्लामी आतंकी संगठन ने ली। 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की कचहरियों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें कुल 18 लोगों की मृत्यु हुई और 86 से अधिक लोग घायल हुए। 31 दिसंबर 2007 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला। यह हमला 31 दिसंबर 2007 की रात से लेकर 1 जनवरी 2008 की सुबह तक चला। इस्लामी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इस खतरनाक हमले में भारतीय सेना के 7 जवान बलिदान हो गए थे और 30 से ज्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे। इस हमले में भारतीय सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को भी मौके पर मार डाला था। ये सब आतंकी हमले अलग-अलग समय पर हुए, पर इनका एक गहरा आपसी संबंध बना जब समाजवादी पार्टी ने इन हमलों में पकड़े गए आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में 2007 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें मायावती को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला था, क्योंकि मुसलमानों के लिए मायावती ने खजाना खोलने का वादा किया था, जिसे पूरा भी किया गया। मायावती के राज में कई क्षेत्र मुस्लिम माफियाओं को सौंप दिए गए थे। SC-ST जातियों के उत्थान का पैसा भी मुसलमानों पर खर्च किया गया था, पर कट्टरपंथियों को संतुष्टि नहीं मिली। इस्लामिक कट्टरपंथी चाहते थे कि दंगों और आतंकी हमलों में पकड़े गए मुसलमानों के केस मायावती वापस लें, पर मायावती ATS, NIA, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के दबाव में आतंकियों को छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाईं और मुसलमान नेता दूसरे विकल्प पर विचार करने लगे। वैसे मायावती बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में थीं और उन्हें मुस्लिम वोटों पर पूरा भरोसा था कि मुसलमान बसपा को वोट करेंगे। इसलिए भी आतंकियों के केस वापस लेने के कट्टरपंथी दबाव में नहीं झुकी और यही कारण रहा कि कट्टरपंथियों ने समाजवादी पार्टी की ओर रुख किया। वर्ष 2012 में विधानसभा के चुनाव होने थे। समाजवादी पार्टी को यह मौका लगा सत्ता में वापसी का। मुसलमानों को अपने पाले में जोड़ने के लिए अनेक घोषणाएं की गईं। सरकारी खजाना, मदरसों, हज हाउस, कब्रिस्तानों पर खर्च करने की घोषणाएं की गईं। 16% मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया गया।
सपा के घोषणा पत्र में सपा ने वादा किया कि जो मुस्लिम विवाह दंगों, हिंसा, हथियार सप्लाई, आतंकी हमलों में पकड़े गए हैं, उनके केस सपा सरकार वापस लेगी। इन घोषणाओं ने 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ दिया। मुसलमानों ने एक मुश्त सपा को वोट दिया। सपा ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही जिला प्रशासन को मुकदमे वापस लेने को लिखा गया, पर जिला प्रशासन ने लखनऊ रिपोर्ट भेजी कि इन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने से प्रदेश में आतंकवाद बढ़ेगा। इसके बाद भी जिला प्रशासन पर दबाव बनाया गया और केस वापस लेने को मजबूर किया। अंततः बाराबंकी जिला कोर्ट में केस वापस लेने गया, पर कोर्ट ने आतंकवाद के केस को बंद करने से इनकार कर दिया। अखिलेश सरकार ने कुल 14 आतंकी हमलों और मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, जैसा कि सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में वादा किया था। हालांकि अदालतों ने इन प्रयासों को रोक दिया और मुकदमों को वापस लेने से इनकार कर दिया। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम मुसलमान युवाओं के खिलाफ जो गिरफ्त में है, आतंकी हमलों के आरोपों में, दंगे के आरोपों में, अलग क्रिमिनल आरोपों में, उनके खिलाफ हम केसेस वापस लेंगे। 2012 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव की सरकार बनती है। अक्टूबर 31, 2012 के अंदर एक सर्कुलर निकलता है बकायदा, जो पूरे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल सेल डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करके ये किया जाता है कि वो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए जिससे कि जो गिरफ्त में मुसलमान युवा हैं उनकी रिलीज हो जाए, उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब देखिए, नवंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस प्रक्रिया पे क्या कहता है, जरा मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताऊंगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है। इज द गवर्नमेंट मतलब अखिलेश यादव की सरकार encouraging terrorism by taking steps to withdraw cases against accused persons. Today you are withdrawing cases, tomorrow you will confer Padma Bhushan on them. ये पता है किस मामले में बात उठी थी? वही संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन बनारस ब्लास्ट, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई और 101 लोग घायल हुए। ये नवंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करी, लेकिन अखिलेश यादव के बाल में जूं नहीं रेंग रही थी। मार्च 2013 के अंदर बकायदा अखिलेश यादव ने इन केसों को विड्रॉ किया। दिसंबर 2013 के अंदर दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आतंकवाद है, आतंकियों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं और जो लोग गिरफ्त में हैं, अगर इनको आपको ढील देनी है तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सोच लीजिए, ये तो मैं आपको एक मामला बता रही हूं कि कोर्ट तक की नहीं सुनी। क्या संविधान, क्या कानून, क्या लोगों की जान निर्दोष है, चाहे वो कार सेवक थे हनुमानगढ़ के अंदर, चाहे वो यहाँ पे बनारस के अंदर 28 लोग थे जिनकी मृत्यु हुई, 101 लोग जो घायल हुए, चाहे वो तमाम वो केस हुए। 14 ऐसे केसेस है जिसमें अखिलेश यादव ने विड्रॉ करने की पूरा प्रोसीजर चालू किया था। काफी लोग उनमें से आज कन्विक्टेड हैं। देखिए, मैंने उनको भी देखा है जो इन बम ब्लास्टों में अपने शरीर के अंग को गंवा चुके हैं और अपनी जिंदगी को बड़ी बुरी तरीके से जीने के लिए विवश हैं। वो चाहे वो मिश्रा वकील हो, चाहे वो यादव हो संकट मोचन की बम ब्लास्ट में मरा हुआ। हाँ, कचहरी में ब्लास्ट हुआ। वो यादव हो जो संकट मोचन मंदिर में मरा हुआ। अखिलेश यादव कभी उनसे मिलने नहीं आए, कभी उनके उस पे आंसू बहाने नहीं आया, उनको कुछ देने के लिए नहीं आए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दंगे होते मजहब के आधार पर थानों पर से उनको भगा दिया जाता था। ये भी उस सरकार में हुआ है, इनके शासनकाल में। तो मैं एक लाइन कहूंगा कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। और इसलिए अब आपको भी यहीं पर थे जब ब्लास्ट हुआ था क्या? जी, जब ब्लास्ट हुआ मैं जस्ट यहाँ की सीढ़ियों के ऊपर था और हम लोग चाय पी रहे थे एक दुकान पे। एकाएक जब धमाका होता है तो हम लोग को पता नहीं चला पहले कि हुआ क्या। 5 मिनट के अंदर चीख पुकार और भगदड़ मचती है। और जब पता लगता है उन आतंकियों के केस वापस, जब पता चलता है कि इन आतंकियों का केस जो है वापस लिया जा रहा है राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, तब वह उस समय वही परिस्थिति होती है जब आदमी कानून को अपने हाथ में लेने का विचार उत्पन्न हुआ। वो क्रोध उत्पन्न हुआ मन में। तो वजह क्या, मतलब वजह? हाँ बोलिए। मैं तो उसी पर मैं जो वर्तमान समाजवादी, उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी को लिख कर लाए आप? जी, उनके लिए मैं अभी लिखा हूँ। अच्छा। इन धमाकों में मरने वाला कोई सियासतदान नहीं होता, मरता है आम आदमी, कोई समाजवादी जवान नहीं होता।
तुष्टीकरण की खातिर बेच दिया धर्म, इंसान और राष्ट्रीय सुरक्षा को, इसीलिए तब समाजवादियों का कोई सगा नहीं होता। तुष्टीकरण। अखिलेश यादव द्वारा आतंकियों के केस वापस लेने के प्रयास में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण भी दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े मामलों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। बिना केंद्र सरकार की सहमति के ऐसे मामलों को वापस नहीं लिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी और आतंकियों के दुर्भाग्य से 2014 में केंद्र से कांग्रेस बाहर हो गई और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। इससे केंद्र सरकार से आतंकियों को छुड़ाने की अनुमति मिलने की संभावनाएं खत्म हुई और आतंकियों को छुड़ाने की अखिलेश यादव की मंशा फेल हो गई। पर उत्तर प्रदेश में 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। तब तक आतंकियों को बचाने और उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। आतंकियों के केस सरकार ने सही से लड़े, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2018 से लेकर 2022 तक अधिकतर आतंकियों को फांसी और उम्र कैद की सजा विभिन्न कोर्ट द्वारा सुनाई गई। भारत को असली खतरा उनसे है जो हिंदुओं को जातियों में तोड़ने के नारे गढ़ते हैं, जो अपने वोट बैंक के लिए निर्दोष हिंदुओं और सेना के जवानों के हत्यारे आतंकियों को जेल से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। आभार। जय श्री राम।